दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा कोई भी वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन मैं उसमें कोई बकवास नहीं कर रहा होता हूं, उसी चीज से जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन होता है। तो वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी मिल सके। अदरवाइज आप वीडियो ना देखें, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। थोड़ा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है और शेयर मार्केट में तो ये और भी खतरनाक होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी आपका का पूरा पूंजी डुबो सकता है। दोस्तों, इसमें दी गई जानकारी विभिन्न वेबसाइट से ली जाती है और उसमें मेरा अपना भी एनालिसिस होता है, अपना ओपिनियन होता है। इसके आधार पे अपना फिनेंशियल डिसीजन ना करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके अपनी भावना से अवगत जरूर कराइए। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज मैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करूंगा और सुजलॉन एनर्जी के बारे में मैंने आज से 1 साल पहले इसका पूरा फुल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो 25 मई को बनाया था, जिस समय इसका रेट ₹2.75 था। और उसके बाद लास्ट वीडियो मैंने 7 जुलाई 2020 को बनाई थी, तो लगभग 10 महीने पहले। उस समय इसका रेट ₹5.5 था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुजलॉन एनर्जी शेयर ₹5.55। और जून के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसमें कोई खास प्राइस में बदलाव नहीं हुआ है। और अब पिछले 2 दिन से सुजलॉन एनर्जी अपर सर्किट में है, आज भी अपर सर्किट में लगा हुआ है। तो आवश्यक है कि इस पर मैं अपना व्यू दूं। और जो मेरे पुराने वीडियोज हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सुजलॉन एनर्जी में बने रहने के लिए या फ्रेश बाइंग करने के लिए या एग्जिट करने के लिए मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी हेल्प होगी। जो लोग मेरी बात पे ₹5.5 पे, मैं सुजलॉन एनर्जी पे बता दूं कि लगभग हमेशा से निगेटिव रहा हूं। और कोई भी शेयर का जब प्राइस मूवमेंट होता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस मूवमेंट उसके फंडामेंटल को मीट करता हो। लेकिन आज का वीडियो जो है उस सबसे डिफरेंस है और मैं वो चीज बताऊंगा जिसके कारण इसके प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, और ये भी बताऊंगा कि ये कहां तक जा सकता है। दोस्तों, जो लोग पिछले जो जून 2020 में मैंने वीडियो बनाई थी ₹5.5 में, उस समय अगर इसमें से निकल गए होंगे या इसमें निवेश नहीं किए होंगे और मेरे ही बताए हुए किसी दूसरे शेयर में निवेश किए होंगे, तो निश्चित रूप से उनका पैसा कम से कम डबल या 3 गुना तो हो ही गया होगा। ऐसा आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके बाकी वीडियो का जब विजिट करेंगे तब आपको इस चीज का ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि सुजलॉन एनर्जी के साइट पे मैं हूं और सुजलॉन एनर्जी जैसा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वर्ल्ड लीडर इन क्लीन एनर्जी। दोस्तों, ये मेनली विंड एनर्जी में डील करती है और यह विंड टरबाइन जनरेटर और उससे संबंधित सारे कंपोनेंट बनाती है। बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 2 दशक पुरानी कंपनी है और इसका जो कारोबार है वो 18 कंट्री में है। टोटल 18 कंपनी में काम करती है और 1800 प्लस इसके कस्टमर है पूरे वर्ल्ड में। टोटल जो इसकी विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 18,800 मेगावाट है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कंपनी जब से आईपीओ लिस्ट हुई उसके कुछ दिन बाद को छोड़ दिया जाए, कुछ टाइम पीरियड को, तो उसके बाद इसने कभी भी शेयर होल्डर को कमा के नहीं दिया है और कंपनी कंटिन्यू फाइनेंशियल स्ट्रेस में है और कंपनी उससे उभर नहीं पा रही है। इन सब चीजों पे अभी कुछ देर में चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल जो है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि कंपनी का कहना है, इंड टू इंड सॉल्यूशन में जाएंगे तो दिख रहा होगा ये सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, लेकिन कंपनी कहती है कि 2016 में ये सोलर, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ देख रहे हैं 2016 में कंपनी सोलर एनर्जी में एंट्री की है। लेकिन सोलर एनर्जी से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट और इससे ज्यादा जानकारी नहीं है कि आज तक इसने कितने सोलर पार्क बनाए हैं, कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी, या कुछ भी सोलर एनर्जी से संबंधित। अर्थात मान के चलिए आप कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी में कंपनी है, लेकिन आप मान के चलिए कि कंपनी जो है वो मूल रूप से विंड एनर्जी में ही काम करती है।
टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 18,800। अब देख लें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखिए 6 रुपया 14 पैसा में यह 10% के अपर सर्किट पर शेयर लॉक है, अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है और उसके बाद उसके बाद ये लॉक हुआ है। अर्थात आप देखेंगे 15,33,000 शेयर का सर्किट है, कोई विशेष नहीं है इस साइज की कंपनी में। 15 लाख शेयर का अगर सर्किट लगता है तो ये बहुत बड़ा बात नहीं कह सकते हैं। दूसरा कि आखिर ये जो मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे कि मार्केट जो है काफी रिस्की हो गया है, रिस्क रिवार्ड रेशियो मार्केट का काफी हाई है और रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है। इसके बावजूद छोटी छोटी शेयर जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है वो सब चल रहे हैं। एक्चुअल में शेयर मार्केट में इसको बुलबुला के नाम से जाना जाता है। जब जिस कंपनी को नहीं चलना है, जिसका फंडामेंटल्स नहीं है, वो कंपनी भी जब चलने लगता है तो आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन सुजलॉन जो चल रहा है उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है और इसको चलना चाहिए थोड़ा बहुत। क्यों, अभी मैं बात करूंगा। अभी सीधे चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। सबसे पहले अब देखिए ये कल के प्राइस पे एनालिसिस किया है इसने, तो इसका देखिए 52 वीक लो जो है 2 रुपया 50 पैसा के आसपास है और 52 वीक हाई जो है 8 रुपया 68 पैसा के आसपास है और कंपनी आज 6 रुपया 10 पैसा के आसपास में ट्रेड कर रही है। कंपनी का जब मार्केट कैप देखेंगे 4,900 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ आप देखिए इंटरप्राइज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कम बात करता हूँ इस पर जानबूझ के, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइस है जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी एक्चुअल में कितना में आपको मिल रही है। जिस प्राइस पे आज ट्रेड कर रही है शेयर, उस प्राइस में अगर उसको खरीदते हैं तो कंपनी आपको मिल कितना में रही है। तो आज के डेट में कंपनी 16,700 करोड़, आज के डेट में और बढ़ जाएगा ये, तो लगभग 17,000 करोड़ में यह कंपनी आपको पड़ रही है। अब आप देखिए फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है, बुक वैल्यू 0 है, पी 0 है। मतलब कंपनी का कोई रिजर्व नहीं है, कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, इससे ऐसा पता चलता है। सॉरी, पीवी 0 है। बुक वैल्यू -10.5 रुपया। अर्थात कंपनी के ऊपर जब टोटल एसेट को हम सेल कर देंगे, पूरी कंपनी के सारे एसेट को सेल कर देंगे, उसके बावजूद भी -10.5 रुपया बनता है। मतलब अगर ऐसा रूल होता कि शेयर होल्डर को लॉस में पैसा देना है तो इस हर शेयर होल्डर से 10.5 रुपया अभी वसूला जाएगा शेयर होल्डर से, इतने इसके पे कर जाए। कैश देखिएगा तो इतनी बड़ी कंपनी है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप पे बैठी है, मात्र 36 करोड़ के आसपास इसका कैश है इसके पास और 12,000 करोड़ का डेट है। बहुत बड़ा डेट है। देखिए डेट कितना भी हो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेट के रेस्पेक्ट में क्या उसका सेल्स है, रेवेन्यू है उसका, और उसके हिसाब से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, सेल्स उस रेशियो में है, तो डेट मीट हो जाएगा, डेट सज जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन यहां मैं अभी बताऊं कि देखिए 12,000 करोड़ का डेट है और सेल्स कंपनी का कितना है पूरे साल में, इस 400 करोड़ के हिसाब से भी देखिएगा तो 1,600 करोड़। भाई 1,600 करोड़ में 50% प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी तो भी 800 करोड़ सधेगा, फिर भी 12,000 करोड़ को सधाने में कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन यहां तो हाल है कि कंटिन्यू निगेटिव में जा रही है, कभी 200 करोड़ का सेल्स, कभी पूरे साल में 375 करोड़ का सेल्स हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। इसका डिटेल एनालिसिस अभी आगे करेंगे। और दिसंबर में 444 करोड़ का सेल्स किया तो 229 करोड़ का लॉस कर दिया। भाई ये कौन सी फॉर्मूला है, मतलब ना तो सेल्स बढ़ा पा रही है कंपनी और ना तो प्रॉफिट बना पा रही है। फिर भी आगे देखते हैं, आगे इसके और पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या कहता है पैरामीटर्स। अब आ जाइए आप इसके, मैं बात करूंगा इसके कुछ ईयरली पैरामीटर्स से। देखिए सेल्स ग्रोथ पे नजर डालना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई कंपनी में कर्ज भी है और सेल्स कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है तो कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर लेगी फ्यूचर में, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन आप देखिए पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर वेरी बिग इंपैक्टेड पैरामीटर है। ईयर ऑन ईयर 30% माइनस ग्रोथ है इसका सेल्स का, बहुत खराब। पिछले 3 साल में देखिएगा तो और बुरा हो गया सेल्स ग्रोथ, -65%। और उसके बाद जब पिछले 1 साल में देखिएगा तो -85%। मतलब सेल्स इतना ज्यादा इसका डाउन हुआ। इसका मतलब क्या है
कि कंपनी कंटिन्यूअस लूजिंग मार्केट शेयर, और कोई ना कोई कंपनी उसको टेक ओवर कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर 100 पैकेट डेली डिमांड है किसी चीज की, नमक की डिमांड ले लीजिए, एग्जांपल से समझिए, और हम रोज 50 पैकेट बेचते थे, अब मैं 40 बेच रहा हूं, इसका मतलब 10 पैकेट जो मेरा गया वो कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एक हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए कि पूरे 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 8% के हिसाब से है, लेकिन अगर 3 साल में देखिएगा तो -300%। लेकिन इस साल कुछ प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है एक आध क्वार्टर में, उसके हिसाब से इसने 55% कैलकुलेट कर दिया है। बट अभी जो इसने 250 करोड़ का लॉस किया है पिछले क्वार्टर में, तो इससे ये सब पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है। आरओई और आरओसी देख रहे हैं, कभी इसने रिटर्न ऑन इक्विटी, कभी भी इसने इक्विटी पे कमा के पिछले 5 साल में नहीं दिया है। ऊपर से माइनस जो आपने पैसा दिया है वो डिस्ट्रॉयर रहा है, मनी डिस्ट्रॉयर। आरओसी भी आप देखिए 310% माइनस 160% 3 साल में, -90% 5 साल में। अर्थात जो भी कैपिटल इसने लिया, बैंक से लिया, किसी शेयर होल्डर से लिया, जो भी लिया, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए माइनस में है। ये लो होना भी खतरनाक है। माइनस का मतलब है कि अपने फिनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हैं, आगे जो इसकी देनदारियां हैं, उसको मीट करने की संभावना बहुत कम है कि ये करेगी, अगेन डिफॉल्ट करेगी। आपको मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि 2-2 बार इसको बैंक ने रीस्ट्रक्चर किया इसके लोन को, और इसको बेल आउट दिया, इसके बावजूद भी कंपनी स्टैंड नहीं कर पाई। अर्थात इस कंपनी में जितनी भी बैंकिंग सिस्टम ने बार बार लोन दिया और बार बार इसको पैसे दिए, बार बार इसको बेल आउट दिया, उन सब का भी पैसा बर्बाद किया। और मुझे नहीं लगता है कि बैंकिंग सिस्टम को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बैंक का पैसा बैंक का नहीं होता है, वो पब्लिक का पैसा होता है। तो मेरे पैसे को किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह पैसा बर्बाद करे और वो पैसा डुबाए। तो ये पैसा बार बार डुबा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो मैं अभी चर्चा करूंगा वो टिकर टेप से करूंगा, वहां पे थोड़ा बेहतर दिखाता है। देखिए क्वार्टरली, आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स देखिए, 2019 में 67 करोड़ हो गया था, क्वार्टरली है। मार्च 2020 में 40 करोड़, जून 2020 में 52 करोड़, और सितंबर में बढ़ के आया 200 करोड़, दिसंबर में बढ़ के आया 400 करोड़। तो अब इस 5 क्वार्टर के हिसाब से आप देखेंगे, जो मैं बोल रहा था कि प्राइस मूवमेंट इसमें क्यों होना चाहिए अभी, तो इसलिए मैं बोला हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जा रहे हैं। तो सेल्स कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, इससे एक पॉजिटिविटी आ रही है शेयर होल्डर और निवेशक के बीच में कि अब कंपनी जो है रिवाइव करना शुरू कर दी है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन जब आप देखेंगे यहां पे इंटरेस्ट भी सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 तक कुछ स्टेबल रहा है, तो मतलब थोड़ा बहुत कमा भी है। अब ईयर ऑन ईयर देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2016 में इसने टोटल, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर में चर्चा कर रहा हूं। 2016 में इसने कितना का सेल्स किया, 6000 करोड़ के आसपास का, 5942 करोड़। 2017 एक साल में इसने 9245 करोड़ का किया। 2018 में फिर देखिए मात्र 6000 करोड़ के आसपास, और 2019 में तो हद ही हो गई 2500 करोड़, और 2020 में मात्र 375 करोड़। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस लूजिंग मार्केट शेयर। अब जिस पे 12000 करोड़ का आज भी कर्जा है, तो 6000 करोड़ इस 5 साल का रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए, तो अगर ये अपने हाईएस्ट मार्केट शेयर को पिछले 5 साल के हिसाब से अगर गेन कर लेता है, उस सबको कस्टमर को दोबारा जोड़ पाने में सफल रहता है, तो भी उसका सेल्स कितना जाएगा, 9000 करोड़। अब 9000 करोड़ में ऐसे तो कंटिन्यू कंपनी जो है लॉस में चल रही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 25% भी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल है। फिर भी कितना पैसा इसके पास आएगा, 2500 करोड़ के आसपास। 2500 करोड़ कहाँ, 12000 करोड़ कितना सधाएगा, कितना क्या करेगा, तब तक इंटरेस्ट बर्डन और बढ़ जाएगा। तो कंपनी जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में बहुत मुश्किल है इसको निकलना। तो अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, टिकर टेप पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करने वाला था। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए, प्रमोटर पिछले क्वार्टर में
देखिए 17 अगर जून पिछले एक साल में देखे तो 19% के आसपास से घटाते घटाते प्रमोटर खुद बेच रहा है शेयर, और ये लगभग 16% तक आ गया है। पिछले क्वार्टर में भी, पिछले 3 महीने में आप देखें तो भी मार्च और अप्रैल, ये तो 1 महीने का ही है, मार्च से अप्रैल पिछले 1 महीना में इसने लगभग 0.7% के आसपास अपनी होल्डिंग बेची है। और खास बात इसमें लगभग जितना प्रमोटर होल्डिंग है, ये जो येलो है वो प्लेज्ड शेयर दिखाता है, तो इसमें 86% के आसपास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज है। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना। कोई पैसा वाला आदमी को अपना कोई सामान गिरवी रखता है? नहीं रखता है ना। तो हमेशा कमजोर आदमी, गरीब आदमी, परेशान आदमी, लाचार आदमी अपने चीज को गिरवी रख के कर्जा लेता है, और कर्जा नहीं सधा पाता है तो क्या होता है, वो गिरवी जो सामान आप रखे हैं वो सामान आपका चला जाएगा। तो इसका लगभग प्रमोटर का 85% शेयर, 86% शेयर जो है वो गिरवी है, और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ही बेकार चीज होता है। अब आ जाइए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखिए नेग्लिजिबल है, 0.02%। इसका कोई औचित्य नहीं है इस पे चर्चा करने का। अब यहाँ पे DIIs देखिए, जून 2020 से 16.4% से कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है, और होते होते अभी 12.85% DIIs है। आपको बता दूं कि ये वो DIIs नहीं है जो ओपन मार्केट से शेयर खरीद के और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ये वो DIIs हैं जो बेल आउट देने में इनको अपने कर्ज को इक्विटी में तब्दील किए थे बार बार, और वो लोग भी अपना लॉस बुक करके जो निकलता है, जैसे ही शेयर बढ़ेगा वो अपना कुछ शेयर बेच के कुछ पैसे निकाल लेंगे। तो दिस इज ए वन टाइप ऑफ ट्रैप। आप जनरल पब्लिक को इतना पता नहीं होता है, वो समझता है कि अरे मूवमेंट आया, शेयर में मूवमेंट आया, खरीदारी हो रही है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। भाई बोर्ड में भी तो वही लोग हैं, तो वो क्या करता है, बड़े बड़े निवेशक जिनका पैसा फंसा हुआ है वो बेच के निकल लेता है। आपको उसका ट्रेंड मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए। बिल्कुल आप 16% से अब हो गया है लगभग 13%। अब इंटरेस्टिंग जो है ये मुझे समझ में नहीं आता। देखिए जून 2020 में FIIs की होल्डिंग 2.93% थी, जो बढ़ते बढ़ते अप्रैल में 10.7% हो गया है, और पिछले 3 क्वार्टर में 6%, 7.5%, 10.5%, पिछले 3 क्वार्टर में कंटिन्यू FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, बट ये क्यों बढ़ाया है FIIs ऐसी कंपनी में, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन चूंकि FIIs, DIIs बड़े बड़े जो होते हैं, इनके पास बहुत ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तरीके होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो ये हवा में तो नहीं लगाएंगे पैसा। ये एक इसमें पॉजिटिव चीज है, और इस कारण से इसके प्राइस में मूवमेंट आना चाहिए, और कोई कारण दोस्त नहीं है। अभी फंडामेंटल में, फिनेंशियल पैरामीटर में अभी ऐसी कोई चीजें नहीं दिख रही है जिससे ऐसा लगे कि सुजलॉन एनर्जी में बढ़त आनी चाहिए। लेकिन FIIs की होल्डिंग बढ़ना कंटिन्यू पिछले 3 क्वार्टर से लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, और जिस मोमेंटम में कंपनी चल रही है मुझे लगता है कि 8 से 9 रुपया ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जा सकती है। लेकिन अगेन मैं किसी भी व्यक्ति को इसमें निवेश की सलाह नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि सुजलॉन एनर्जी बहुत रिस्की है, और अगर किसी को लगाना भी हो तो बहुत कम अमाउंट लगाएं, और पेनी स्टॉक में ही लगाना है तो बहुत सारे पेनी स्टॉक मार्केट में अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, और वो आप वहां पे पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा सुजलॉन एनर्जी पे व्यू। मेरे फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके अपनी भावना से अवगत जरूर कराइएगा। दोस्तों अगर किसी ने डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो, जो आदमी शेयर मार्केट में नए हो, तो अपना डीमेट अकाउंट LIS ब्लू में के दिए हुए लिंक से जरूर खोलिए और मेरे साथ जुड़िए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।